हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है वीडियो नंबर 86 एंड वीडियो नंबर 86 के अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का या फिर फाइनल अकाउंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। आज जो हम सीखेंगे ऑलमोस्ट आज ये चैप्टर ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा फाइनली। कल ये लास्ट वीडियो में, कल इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी, कल ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चे, हमने बात की थी ट्रेडिंग अकाउंट की। किसकी बात की थी बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट की। ठीक है बच्चे, इसके अंदर कौन कौन से खर्चे आते थे? इधर डेबिट साइड, इधर ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में क्या आता है और क्रेडिट साइड में इनकम। अब मुझे बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में ही खर्चे क्यों आते हैं, क्रेडिट साइड में इनकम क्यों आती है? ऐसा क्यों नहीं है कि डेबिट में इनकम लिख दो, क्रेडिट में खर्चे लिख दो? क्यों? ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इनकम एंड गेन्स। तो चार आइटम्स जो आपको याद करनी ही करनी थी। क्या थी? कहां से होता है ये? टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, इधर क्या आता है? बाय क्लोजिंग स्टॉक। आप सब जानते हो किसी भी अकाउंट्स की डेबिट साइड टू से शुरू होती है और जो क्रेडिट साइड होती है वो बाय से। हाँ है ना। इधर क्या आता है बच्चे? टू परचेज, इधर बाय सेल्स। अगर कोई परचेज रिटर्न है तो वो माइनस हो जाएगी। परचेज रिटर्न का एक और नाम था सेल। तो अपनी वो नहीं है? हाँ जी, इनडायरेक्ट। सेल से होने वाले खर्चों को इनडायरेक्ट कहते हैं। सेल तो कंपनी की मेन एक्टिविटी है बेटा, जिससे प्रॉफिट होता है। मान लो मैं हूं, मेरा बिजनेस गुड्स सेल करने का है, तो जो मैं गुड्स सेल कर रहा हूं वो मेरा मेन बिजनेस है। हाँ है ना। मुझे अचानक कहीं से कमीशन आ गई, वो मेरी इनडायरेक्ट इनकम होगी। हाँ है ना। कुछ डाउट बेटा? आपने बताया था सर, वो इनडायरेक्ट में सेल और ऑफिस को आता है। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस रिलेटेड टू सेल क्या मतलब है बच्चे? देखो, उसका मतलब क्या, उसका लॉजिक समझ लो। ऐसा क्यों है? सेल से होने वाले खर्चे इनडायरेक्ट क्यों कहा गया? देखो बच्चे, सेल से होने वाले खर्चे जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, हम जो एडवर्टीजमेंट करते हैं वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए करते हैं या अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए? सेल करने के लिए ना। अगर हम एडवर्टीजमेंट ना करें तो क्या सेल नहीं होगी गुड्स? सेल तो हो सकती है पर कम होगी सेल कहीं ना कहीं। तो बच्चे वो कोई इतना इंपॉर्टेंट खर्चा नहीं है जो करना ही करना है। अब जैसे वेजेस है, अगर हम वेजेस ना करें तो कंपनी की डायरेक्ट एक्टिविटी रुक जाएगी। आर यू गेटिंग इट? इसलिए सेल्स से होने वाले खर्चों को इनडायरेक्ट कहा जाता है। समझाएगी ना। सेल तो अपनी सबसे मेन डायरेक्ट इनकम बच्चे। हाँ है ना। समझ आ गई आपको मेरी बात? ओके। ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, परचेज। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड। सेल रिटर्न माइनस हो जाएगी, इसका दूसरा नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड। ठीक है बच्चे। इसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक पावर एंड फ्यूल, वेजेस एंड सैलरीज, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ऑक्ट्रोए। अगर फैक्ट्री की लाइटिंग है तो यहां, ऑफिस की है तो नीचे। कोई भी एक्सपेंस जो रिलेट करता है फैक्ट्री से वो कहां आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर बच्चे? जब आप सारे खर्चे डाल दोगे, बच्चे आ रहा ना फ्रेम में? यहां तक आ रहा है? मेरा हाथ आ रहा है, ये वाला हाथ फ्रेम में। बेटा सुनो, ये देखो, ये आ रहा है? आ रहा है ये बेटा फ्रेम में? ओके सुनो, हमारी फॉर एग्जांपल ये सारी इनकम मिला के 10 लाख है। है ना। ये सारे खर्चे मिला के कितने हैं? 8 लाख। डेबिट साइड है 8 लाख, इनकम है 10 लाख, खर्चे हैं जयेश फोकस, देख इधर है, ध्यान कहीं हो रहा है। हाँ जी। तो बेटा बिगर साइड कौन सी है? तो दोनों तरफ 10 लाख आ जाएगा बिगर साइड। हाँ है ना।
इधर बच्चे बैलेंस आ जाएगा कितना, आपको याद है ना अकाउंट्स लेजर याद है, हर एक लेजर की बैलेंसिंग कैसी होती है, टोटल साइड दोनों तरफ, है ना। तो बच्चे यहां पर मेरा बैलेंस आ जाएगा 2 लाख। ट्रेडिंग अकाउंट, अच्छा बच्चे मुझे बताओ 10 लाख इनकम हुई, 8 लाख खर्चे हुए, प्रॉफिट लॉस है, बोलो प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट की अगर इधर बैलेंस आए इसको बोलते हैं ग्रोस प्रॉफिट। क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है बच्चे, हाँ है ना। अगर इनकम ज्यादा है खर्चे कम तो प्रॉफिट आएगा। अच्छा बच्चे मुझे बताओ ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, पता है ना। किसी भी अकाउंट की जो बैलेंस डेबिट साइड में होता है उसको हम क्रेडिट बैलेंस कहते हैं, और अगर बैलेंस इधर आए क्रेडिट साइड पर आने वाला बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, पता है ना, हाँ है ना। तो बच्चे अगर इनकम ज्यादा है तो कंपनी प्रॉफिट में है, हाँ है ना। अच्छा अगर इसका अपोजिट होता, इधर 10 लाख होता, इधर खर्च होते 12 लाख, तो नीचे कितना होता, 10 या 12, विच एवर इज बिगर, 12 लाख। अब बताओ बैलेंसिंग फिगर कहां आती, इधर, बाय किस नाम से, ग्रोस लॉस, 2 लाख, है ना। क्योंकि खर्चे ज्यादा इनकम कम मतलब कंपनी लॉस में है, अगर इनकम ज्यादा खर्चे कम मतलब कंपनी प्रॉफिट में है। तो ट्रेडिंग अकाउंट से आने वाला प्रॉफिट होता है ग्रोस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट से आने वाला प्रॉफिट लॉस होता है ग्रोस लॉस। इसको ग्रोस क्यों कहा गया है, क्योंकि अभी इसमें से सारे खर्चे माइनस नहीं हुए। समझ आ रही है आपको मेरी बात। तो ट्रेडिंग अकाउंट सबको बनाना आ गया बेटा, बना लोगे, ओके। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने आप सबको बोला था ट्रेडिंग अकाउंट याद कर लेना, डेबिट में क्या आएगा क्रेडिट में, याद कर लिया, है ना। बच्चे कई बार इसमें एक और आइटम आ जाती है सेल ऑफ स्क्रैप, वो भी आप इसको लिख सकते हो। समझ आ गई मेरी बात। चलो अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। देखो बच्चे सबसे पहले आप बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या फिर ग्रॉस लॉस, दोनों में से कोई एक चीज तो आएगी, हाँ है ना। फिर आपका बनेगा, एक मजे की बात बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत कहां से होती है, यहां से। अगर तो ग्रॉस प्रॉफिट आया तो पहले इसको यहां ट्रांसफर करोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, अगर लॉस आया तो यहां ट्रांसफर हो जाएगा टू ग्रॉस लॉस। समझ आई। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा तभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। क्यों, क्योंकि बच्चे इसका ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे आता है, हाँ है ना। समझ आ गई आपको मेरी बात। उसकी कुछ पूछना है, उसके बाद यहां पर आ जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और यहां आ जाएगी इनडायरेक्ट इनकम। सर ये कौन सी होती है, ये बहुत सारी होती है, हाँ है ना। आइए सारे बच्चे निकालिए पेज नंबर, चैप्टर निकालो 18, पेज नंबर 18.25, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। निकाल लिया सबने। क्रेडिट साइड में फर्स्ट आइटम क्या है, ढूंढो ढूंढो रे साजना ढूंढो, कहां पे कैसे पढ़ाऊं, पेज तो मिला नहीं आपको। हाँ भी हो जाएगा तब पढ़ा दूंगा ना, इतने पढ़ा दूंगा आपको मिस हो जाएगा। 18.25 है बेटा, शुक्र है। 24 पे आ जाओ आप। 18.24 पे मिल गया फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसकी क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या गिवन है, कहां से आया ये, लिखा है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम, डेबिट साइड में क्या है, ग्रॉस लॉस। कहां से आया, अब देखो बच्चे कितने सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, रेंट, सैलरी, स्टेशनरी, पोस्टेज, है ना। इतने सारे याद करने मुश्किल है ना। तो बच्चे देखो एक सिंपल सा फॉर्मेट क्या है इसका, सुनो जी। आप ट्रेडिंग अकाउंट को याद कर लो, अगर आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस याद हो गए तो बचे हुए सारे एक्सपेंस कौन से हो गए, सिंपल। पर एक दो एक्सपेंस ऐसे हो सकते हैं आगे आएंगे कि जो ट्रेडिंग में नहीं लिखे,
और डायरेक्ट होते हैं, आपको बता दूंगा मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप इसको गो थ्रू कर लेना बस एक बार, हाँ है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के खर्चों को गो थ्रू कर लेना। अब जैसे बच्चे आपने देखा होगा रेंट खर्चे साइड भी लिखा हुआ है और रेंट इनकम साइड भी लिखा हुआ है, देखा आपने? क्या मतलब इसका? देखो रेंट एक नॉमिनल है, रेंट कैन बी इनकम कैन बी एक्सपेंस। अगर है रेंट पेड तो खर्चा इधर आ जाएगा, अगर रेंट मिला है तो इनकम इधर आ जाएगा, रेंट रिसीव्ड, हाँ है ना, हाँ है ना। अच्छा कुछ नहीं लिखा, सिर्फ रेंट लिखा है तो क्या होगा? खर्चा। सैलरी कुछ नहीं लिखा तो क्या होगा? बहुत सारे कमीशन इंटरेस्ट कुछ नहीं लिखा तो खर्चा। आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो बच्चे ऐसे ही आपने सारे खर्चे लिख देने हैं, सारे प्रॉफिट लिख देने हैं, फिर इसको टोटल करना है। क्या करना है? जो बिगर साइड होगी वो टोटल में आ जाएगी। अगर इधर बैलेंस आया उसका नाम होगा टू नेट प्रॉफिट। क्या होगा? अगर इधर आया तो नेट लॉस। इससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट पता चलता है, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट लॉस पता चलता है। समझ आइए बच्चे, जब आप टोटल करोगे ना इस साइड का तो ग्रॉस प्रॉफिट में इंक्लूड करना है। जब आप इसका टोटल करोगे ना तो सब टोटल होगा, अगर इसका टोटल करोगे तो ग्रॉस लॉस भी इंक्लूड होगा, कहने का मतलब। समझ आया? क्लियर बच्चों? चलो जी, अब जरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के खर्चे देखते हैं। जो खर्चे आपको नहीं पता होंगे मैं बता दूंगा। हाँ जी, डेबिट सैलरी पता क्या होती है? रेंट, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, स्टेशनरी खर्चे, पेंसिल रबड़ शॉर्पनर, कुछ कॉपी प्रिंट कराया वो, पोस्टेज एंड कोरियर, कुछ कोरियर के चार्जेस हो गए, लीगल चार्जेस, कानूनी फीस। मान लो एक कंपनी के ऊपर केस हो गया तो लॉयर को पैसे देने पड़ेंगे ना, तो जो लॉयर को फीस दी है वो क्या है? आपकी कंपनी के अकाउंट्स चेक करने के लिए ऑडिटर आया, सीए आया, उसको फीस देनी है, लीगल फीस। आगे चलो, टेलीफोन के खर्चे, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये क्या होता है? खर्चा। बच्चे आपको पता है ना, हम अपनी कार बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं, एसेट्स का, गुड्स का, इसको बोलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, खर्चा होता है ये भी। बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए खर्चे कर रहे हैं, कौन सा है? इनडायरेक्ट। रिपेयर खर्चा है, डेप्रीसिएशन खर्चा, इंटरेस्ट कुछ नहीं पता तो खर्चा, सन्ड्री एक्सपेंसेस छोटे मोटे, इसको मिसलेनियस भी कह सकते हो। कन्वेंस क्या होते हैं? टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। बैंक चार्जेस, बैंक ने कोई चार्जेस काट लिए, आपने पढ़े ना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, बैंक 100 रुपए काट लेता है, कभी 200 रुपए काट लेता है। जनरल एक्सपेंसेस वही छोटे मोटे खर्चे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, बिजली का खर्चा। लॉस बाय फायर, आग लग गई, लॉस हो गया, क्या हर बार होगा? इनडायरेक्ट है ना, डेबिट में आ जाएगा। कमीशन पे करी है, खर्चा हो गया। एडवर्टीजमेंट खर्चा। फ्रेट कैरेज आउटवर्ड, अगर इनवर्ड होता तो डिस्काउंट अलाउड, अगर हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो खर्चा है, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो इनकम। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बैड डेट, बैड डेट क्या होता है? पैसे डूब गए, याद है? आपको याद है डेप्रीसिएशन में हम एक एंट्री पास करते थे, एसेट टू कैश, फिर डेप्रीसिएशन टू मशीनरी, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन। हम डेप्रीसिएशन को कहां ट्रांसफर करते थे? आ रहा है ना बच्चे? है ना। उसके बाद नेट प्रॉफिट, राइट में ग्रॉस प्रॉफिट, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैड डेट रिकवर्ड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड ऑन शेयर्स, मिसलेनियस इनकम। समझ आ गया बच्चे? कुछ डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ जी, फायर डायरेक्ट लॉस। बच्चे देखो, पहली बात तो एक ये नॉर्मल लॉस है नहीं, एक अबनॉर्मल लॉस है। अबनॉर्मल लॉस क्या होता है? जो कभी कभी होता है। क्या होता है बेटा? जब हो गया तब तो सब मतलब पूरे इफेक्ट तो सब पे पड़ेगा। अरे बेटा आप बात ही नहीं समझे, मैं तो कह रहा हूं ये इनडायरेक्ट में भी ना नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। बच्चे देखो मैं आपको समझाता हूं, एक होती है ऑपरेटिंग आइटम, एक होती है नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग क्या होता है? जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जो बार बार होने वाली है। जैसे इफेक्ट सब पे पड़ेगा, लॉस तो हुआ ना,
इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए कंपनी ने लिखा है इसको। बच्चे ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, एक्चुअल कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ कहां से पता चलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट से या नेट प्रॉफिट से? नेट प्रॉफिट से। तो नेट प्रॉफिट में उसका इफेक्ट दिखाया आपने, पर बच्चे ये बार बार होने वाली एक्टिविटी नहीं है, ऐसा नहीं कि हर रोज ही हो रहा है, ये वंस इन अ व्हाइल होगा। ये एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, ये इनडायरेक्ट की भी इनडायरेक्ट है, ये सैलरी है, हर बार देनी है, है ना। ये एक ऐसा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो कभी कभी होगा, ये तो एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बेटा, डायरेक्ट तो बहुत दूर की बात है। नहीं समझ आ रही शायद आपको? बच्चे इंपैक्ट तो सबका कंपनी में पड़ता है। अब एक बात बताओ, जो कंपनी रेंट पे कर रही है या कंपनी जो इंटरेस्ट पे कर रही है, कहीं ना कहीं इंपैक्ट तो हर चीज कंपनी पड़ेगा ही ना। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, कंपनी के ऊपर कितना इंपैक्ट है उसका? हाँ ना, कंपनी की सेल एकदम ऊपर हो जाएगी, अगर एडवर्टीजमेंट ना हो कंपनी की सेल नीचे हो जाएगी, इंपैक्ट तो बहुत है। पर फिर भी वो खर्चा है रिलेटेड टू सेल, इसलिए उसको कंपनी ने नाम दिया इनडायरेक्ट का। बच्चे ऐसा नहीं है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी का नहीं है, ये भी कंपनी का है, ये भी कंपनी का है। और एक बात बताऊं, ट्रेडिंग अकाउंट जनरली कौन बनाता है? जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं। तो इसमें जो ऑफिस के बाहर की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं सामान की बच्चे, सामान। ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बेटा। आपको समझ आ रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है? नहीं बच्चे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है जो कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हुए होता है, हाँ ना, जो कभी कभी, ऐसा नहीं कभी कभी हो, जो हमेशा होगा। एक होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो अचानक से अब नॉर्मल लॉस की तरह हो जाए। सर डायरेक्ट वो होता है ना, मतलब जिससे एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज, एक्सपेंस रिलेटेड टू फैक्ट्री इज डायरेक्ट एक्सपेंस। ये एक्सपेंस ना होकर एक लॉस है, डिफरेंस है बच्चे एक्सपेंस और लॉस में। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है या लॉस है? एक्सपेंस। लॉस है यार, लॉस। आपने नॉमिनल अकाउंट पढ़ा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिखा है, या लिखा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस? एंड का मतलब क्या हो, दोनों अलग अलग है। तो लॉस बाय फायर कोई खर्चा नहीं है, एक लॉस है बच्चे, हाँ ना। इसीलिए ये नॉन ऑपरेटिंग है, अब नॉर्मल है। ये तो अब नॉर्मल है, जब आप बड़ी क्लास में जाओगे ना तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी नहीं आएगा। अब नॉर्मल एक्टिविटी को ना ट्रेडिंग में लिखते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस में अलग से शो करते हैं कि भैया ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। आर यू गेटिंग इट? पर बच्चे अभी आपके सिलेबस में इतना वास्ट नहीं है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को अलग किया जाए, इसीलिए इन्होंने सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को अलग किया है। क्लियर है बेटा? ओके जी, हाँ जी। तो बच्चे बना लोगे आप ये? क्लियर है? पक्की बात है? ओके। तो बच्चे जो यहां से प्रॉफिट निकलता है वो क्या होगा? कैपिटल में ऐड होता है, पता है ना, कंपनी का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है, लॉस कैपिटल से माइनस होता है। चलो जी, ये तो बात आपको समझ आ गई। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, बच्चों आपको पता है COGS क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। किराया तो था, आपको पता है, याद है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता क्या है? दिमाग लगाओ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। वेरी गुड। जो गुड्स हम सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट हमारे लिए कितने, परचेज वैल्यू, यू कैन से दैट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। फॉर एग्जांपल बच्चे मैंने एक चीज परचेज की 5 लाख की, 5 लाख की परचेज की, हाँ ना। इस गुड्स को मैंने सेल कर दिया कितने में? 6 लाख रुपए में सेल कर दिया। जो गुड्स हमने सेल किए हैं इसकी कॉस्ट कितनी है? 5 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है? 5 लाख। बात समझ आएगी बच्चे आपको, हाँ है ना। अगर मैं पूछता हूं प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ मुझे? कैसे निकालना? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ COGS, हाँ है ना। प्रॉफिट माइनस
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर है बच्चे? अच्छा एक और बात, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब वो जो गुड्स हम बेच रहे हैं हमें वो कितने की पड़ी है। बच्चे 5 लाख का मैंने खरीदा सामान और उसके ऊपर 50,000 के कुछ अपने खर्चे कर दिए, उसको और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर दिए, तो मुझे अब कॉस्ट कितनी पड़ी है? अब मैंने इनको सेल कर दिया 6 लाख में, अब प्रॉफिट कितना है? 50,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है? 5 लाख है 5.5 लाख? 5.5। बेटा जो मैं गुड्स सेल कर रहा हूं 6 लाख की, मुझे उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी? 5 लाख में खरीदा, 50,000 अपना लगाया, तो मुझे कॉस्ट कितनी पड़ी? समझ आ गई ना? तो बच्चे अगर आप मुझसे पूछोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, इसका फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आपको ये तो समझ आ गया परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट का ही पार्ट होते हैं, हाँ है ना? आपको ये नहीं समझ आया ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक क्यों किया हमने, ये नहीं समझ आया ना आपको? प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला है। सुनो ध्यान से बच्चे, देखो 5 लाख की मैंने खरीदी सामान, 50,000 का कॉस्ट पड़ गई, तो कितनी कॉस्ट होगी मेरी? 550। अच्छा मैं बोल रहा हूं मेरे पास एक ओपनिंग स्टॉक पड़ा था 20,000 रुपया, कितना पड़ा था? 20,000 रुपए का, ये भी मेरी कॉस्ट है, हाँ है ना? ओपनिंग स्टॉक पहले तो कॉस्ट पड़ी होगी ना, अब मैंने इतना खरीदा, टोटल मेरे पास कितने का सामान हो गया? 570 का। 570 का सामान सेल कितने हुआ? कितना प्रॉफिट हुआ? 30,000। मेरे को कॉस्ट कितनी पड़ी? जो गुड्स मैंने सेल की है 6 लाख की, मुझे उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हाँ है ना? ये भी तो कॉस्ट का ही पार्ट है ना। अगर ओपनिंग स्टॉक बिक रहा है तो भी कॉस्ट ही है मेरी, तो इसलिए ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस डायरेक्ट। समझ आई बात? अच्छा बच्चे एक बात सुनो, मेरे पास 20,000 का स्टॉक था, 5 लाख का खरीद लिया और 50,000 रुपए डायरेक्ट एक्सपेंस लगा दिए, टोटल मेरे पास कितने गुड्स कितने कॉस्ट का स्टॉक पड़ा है? 570 का, है ना? बच्चे इसमें से 10,000 का स्टॉक मैंने बचा लिया अपने पास, वो सेल नहीं किया, हाँ है ना? तो बच्चे ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। मेरा कितने कॉस्ट का सामान सेल हुआ? 560 का सामान कितने में सेल कर दिया? 6 लाख में। तो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? 560। कैसी आई? ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक, हाँ है ना? नहीं समझ आया क्या? क्या नहीं समझ आया? कहां से समझ नहीं आया? आपको समझ आया? आपको समझ आया? आपको समझ आया? सीधा ध्यान नहीं था क्या? बच्चे मैं आपको बोल रहा हूं हर्षदीप, मेरे पास 20,000 रुपए का सामान पड़ा है, ये मेरी कॉस्ट है। 5 लाख का मैंने खरीद लिया, मेरे पास कितनी कॉस्ट का सामान पड़ा है? 5-20 का। 50,000 मैंने और लगा दिए, मेरे पास अब कितनी कॉस्ट का सामान पड़ा है? 570। 570 का सामान 6 लाख में बेच दिया, तो मुझे 30 का प्रॉफिट हुआ ना? क्यों? कॉस्ट कितनी है? 570, हाँ है ना? मैं क्या बोलता हूं, 570 में से 10,000 का सामान मैंने रख लिया, बेचा नहीं, क्लोज दो। तो मैंने कितने का सामान बेचा? 5,60,000 का सामान 6 लाख में बेच दिया, हाँ है ना? कितना प्रॉफिट हो गया? चलिए जा, जो मैं सामान बेच रहा हूं उसकी कॉस्ट कितनी है? क्योंकि 10 तो बड़ा ही है ना मेरे पास, तो ये फॉर्मूला बन गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। समझ आ गई बच्चे? तो सारे बच्चे अपनी कॉपी पे लिखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और सब बच्चों को पता होना चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है। बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट होता है हमारा सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना? बच्चे नेट प्रॉफिट होता है सारे खर्चे निकालने के बाद प्रॉफिट कंपनी को, एट द एंड कितना प्रॉफिट हुआ। ग्रोस प्रॉफिट होता है सिर्फ सारे खर्चे माइनस नहीं किए, अभी सिर्फ डायरेक्ट खर्चे माइनस करने के बाद कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, ग्रोस है अभी वो, अभी उसमें बहुत सारे खर्चे माइनस नहीं हुए। समझ आया?
पक्की बात? उहू उहू हो गया जी, कर लिए सबने नोट? ओके। अच्छा बच्चे एक बात बताओ जरा, ध्यान से एक बात बताना, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं? यहां पे हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, फिर मैं लिखता हूं, यहां मैं लिखता हूं डायरेक्ट एक्सपेंस, यहां मैं लिखता हूं क्लोजिंग स्टॉक, यहां मैं लिखता हूं सेल, है ना? ये ठीक है बच्चे? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान से देख के बताना। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल, जीपी। देखो बच्चे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों में क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर हम इसमें से माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो चुका है, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है ना? अगर आप क्वेश्चन में सीओजीएस लिखोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, समझ आएगी ना? अगर सीओजीएस नहीं लिखोगे तो सब कुछ आएगा। लिख लो इसको, दोनों प्रेजेंटेशन लिख दो, या तो लिख दो ट्रेडिंग अकाउंट में ये और करके लिख देना, पहले तो ये लिखो ओपनिंग परचेज डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट, या लिख दो और सीओजीएस सेल ग्रॉस प्रॉफिट टोटल। इन दोनों में से कोई भी प्रेजेंटेशन कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। समझ आ रहा है बेटा? सर अगर परचेज रिटर्न हुआ तो फिर इसमें मतलब परचेज का मतलब होता है परचेज माइनस परचेज। परचेज का मतलब क्या? नेट परचेजेस। इसके नोट्स बनाने बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। सर पिछला वाला मैंने भेजा, मैंने आपने भेजना था। मैंने कहाँ से भेजना था? ये तो इनकी फोटो नहीं क्लियर आई। ओहो, फिर मेरी गलती है बेटा। हमारी भी नहीं है सर। हाँ, तो दोबारा वीडियो देख लो। वीडियो भेज दो। वीडियो स्क्रीनशॉट मार आप देख लेना अपने आप, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लिया सर, हाँ लिया भी करता। कोई बात नहीं, मैं एक ऐसा लिंक दूंगा आपको, स्क्रीनशॉट दिया जाएगा। समझ आ गया बेटा? ये तो पहले सारी वीडियो डाउनलोड कर ली थी मेरी। मैंने एक आधी बार की थी। हाँ जी, कह रही सर अगले साल बेच दूंगी प्लस वन का कोर्स बोल के, कि 5,000 है पूरा प्लस वन का कोर्स, चक्को ऐसे ही। नहीं। हाँ जी, समझ आ गया बेटा? समझ आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? अच्छा ग्रोस, ये फॉर्मूला लिख लिया ना ग्रोस प्रॉफिट का। अच्छा एक और बच्चे, एक वर्ड होता है एडजस्टेड परचेज। क्या होता है? एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या फर्क है एडजस्टेड परचेज ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में? और लिखने का टाइम दूंगा। क्या डिफरेंस है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एडजस्टेड परचेज में? डायरेक्ट एक्सपेंस का, हाँ है ना? समझ आ गई? पक्का? तो अगर आपको क्वेश्चन में एक तो तरीका है ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल, क्लोजिंग स्टॉक और ग्रॉस प्रॉफिट, या तो ऐसे प्रेजेंट कर दो। और अगर एडजस्टेड परचेज गिवन है तो क्या आ जाएगा? एडजस्टेड परचेज। क्या डायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे? आएंगे। ओ भैया क्या डायरेक्ट एक्सपेंस इसमें आए हैं? नहीं सर। बच्चों एडजस्टेड परचेज के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आए, तो आपको लिखना पड़ेगा ना। देखो एडजस्टेड परचेज के अंदर आया ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, इन तीनों को उड़ा दो, इसकी जगह लिख दो एडजस्टेड परचेज, पर डायरेक्ट एक्सपेंस तो आएगा ना। इधर वही सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट। समझ आई? अगर तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो चाहे ये प्रेजेंटेशन करो चाहे ये, अगर एडजस्टेड परचेज है तो चाहे ये, चाहे लिख लो इसको भी। बच्चे एडजस्टेड परचेज का मतलब यही कि हमने कितनी परचेज की गुड्स सेल की है। एडजस्टेड परचेज कि हमारे पास 5 लाख के गुड्स पड़े थे, 3 लाख के खरीदे, टोटल 8 लाख के गुड्स हो गए, 2 लाख के अभी पड़े हैं तो हमने 6 लाख के गुड्स बेच दिए। परचेज ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के साथ एडजस्ट करने के बाद। क्या हुआ? किसने कहा हो गया? हो गया सर, टाइम हो गया। टाइम आने का टाइम है बेटे,
जानना है वो टाइम नहीं है। और आप तो वैसे भी 1 घंटा आधा घंटा लेट हो, तो आधा घंटा लेट और बैठ सकते हो। नहीं सर का क्या मतलब है, लेट आओगे लेट जाओगे, किसी को भी नहीं दूंगा। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं गिवन होते, तो क्या मानने हैं, 0। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं गिवन तो 0। बच्चों समझ आया ना एडजस्टेड परचेज और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में फर्क। यस शिकायत लगा रहे मेरी, नहीं मेरी। कह रही सर गंदे हैं, छोड़ते नहीं टाइम से। समझ आ गया जी। अच्छा बच्चे एक बात बताऊं मैं आपको, मान लो हमारे पास परचेजेस हैं 5 लाख और परचेज रिटर्न है 1 लाख, तो मुझे बताओ नेट परचेज कितनी है, नेट परचेज कितनी है 4 लाख। अगर ऐसे गिवन हो क्वेश्चन में नेट परचेज 4 लाख परचेज रिटर्न 1 लाख, तो क्या माइनस करोगे, नेट का मतलब क्या है ऑलरेडी माइनस, तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। समझ आ गई ना, ओके। अच्छा बच्चे, तो आपके पास यही वाले क्वेश्चन आएंगे। कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं बताता हूं आपको। बेटा आपके पास क्वेश्चन होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन होगा, बोलेंगे फाइंड सेल वैल्यू, तो उसके लिए आपको ग्रोस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। वही ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकालोगे, गिवन होगा 30% ऑन सेल। अगर सेल है तो सेल वैल्यू पे लगेगा, अगर कॉस्ट है तो कॉस्ट वैल्यू पे। कई बार दिया होगा 30%, सपोज करो गिवन है 25% ऑन सेल और क्वेश्चन में गिवन है COGS, तो क्या इसके ऊपर लगा सकते हो ये, समझ नहीं आ रहा आप लोगों को तो यार, भूल गए जर्नल एंट्री और भूल गए, नालायक हो गए तुम सब। ओ नालायकों, कॉस्ट गिवन है 4 लाख, ग्रोस प्रॉफिट है 25% ऑन सेल, कितना होगा ग्रोस प्रॉफिट, 20%। सर से ऊपर ले इसके ऊपर लग सकता, तो क्या करें फिर, सेल है नहीं, वही जो मेथड सेल तो निकालनी है हमने। तो ये क्या है, हमें चाहिए परसेंटेज ऑन कॉस्ट, हमें चाहिए परसेंटेज ऑन, तो सेल को कॉस्ट में कन्वर्ट, तो कैसे निकलेगा 25/100 1/4 S/C मतलब माइनस, डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना, S/C सेल टू कॉस्ट डिक्रीजिंग माइनस 1/3 1/3 मतलब 33.3% ऑन कॉस्ट। समझ आ गई ना। अगर किसी को नहीं समझ आई ना तो अपने घर जाना, अपने ही जाओगे, बट ऑब्वियस है किसी लोग थोड़ी जाओगे, है ना, अपनी बुक खोलना, जर्नल एंट्री में ना केस कराए थे आपको मैंने, ये उठा लेना, उन्हें पढ़ के आना, रिवाइज करना। आपका होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर 1 to इलस्ट्रेशन नंबर 16, 1 से 16 अकाउंट्स का होमवर्क, इलस्ट्रेशन नंबर 1 to इलस्ट्रेशन नंबर 16, बिजनेस का होमवर्क, चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट, इकोनॉमिक्स का कोई होमवर्क नहीं है। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। बच्चे करना तो पड़ेगा। सर एक काम छोड़ दो फिर,